हेलो एवरीवन। स्टैटिक मित्रा पर आपका स्वागत है। ये आपके MSD 05 का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में बेसिकली अपन क्या करेंगे, जो पहले पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं, है ना, प्रीवियसली जो पूछे गए हैं, वो रिपीटेडली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं को अपन प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर, इसमें मॉडल आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। नीट एंड क्लीनली आपको लिखा हुआ आंसर मिलेगा यहाँ पे, और आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज फॉरवर्ड में मिलेगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है पुराने पेपर पे जो पुराने पेपरों का जो एनालिसिस करके जो आपको पता लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं को जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ताकि इन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट हो जाते हैं। कुछ भी अलग नहीं आता बार बार से इग्नू में, क्योंकि इग्नू के अंदर जो है बार बार नए पेपर नहीं बनाए जाते हैं। उन्हीं में से जो पुराने पेपर होते हैं उनमें से ही जो है कोई क्वेश्चन जो बना दिए जाते हैं। और एक्चुअली हिंदी साहित्य के बाद अच्छी बात ये है कि इनमें ज़्यादा इतना कुछ भी अलग नहीं है, वो कि वही चीज़ें हैं रिपीट होती रहती है, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है इसका। सो अक्सर ये हिंदी साहित्य में इस तरह का होता है, ठीक है। सो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो भी मैं बताऊंगा आपको उसको बेस्ट तरीके से सुनना है, और उसके बाद जो आपको मॉडल आंसर जो भी मिलेंगे उनको पढ़ लेना है। और ज़्यादातर आपको वीडियो में जो कहा गया है उसी पे आपको स्टिक रहना है। आप चाहो तो PDF को टेलीग्राम पे जाके एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। सो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं 8 से, देखो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो 8 से 10 क्वेश्चन में अपन जो पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे आप अपना आंसर वहाँ पे जाके एग्जाम में बना दोगे, तो आपका आंसर जो वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपन। तो पहले क्वेश्चन कौन कौन से पूछेंगे कि रस वाला क्वेश्चन पूछा गया आपका बार बार से, कि रस शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए रस चिंतन की परंपरा का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो मैंने मार्क किए हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछे गए, बट इतने ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट फिर भी इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसका आंसर यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। सो भारतीय काव्य शास्त्र की सहृदयता पर की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पर विचार कीजिए। इसके बाद छायावादी कवि की आलोचना दृष्टि को काफ़ी बार पूछा गया। छायावाद पर कोई भी क्वेश्चन आता तो आपको जो मैं कंटेंट दूंगा उसके आसपास में जो है आप लिख सकते हो उस पर, ठीक है। इससे पहले भी आपने छायावादी लेखों के बारे में आप जो आज पढ़ोगे उनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। कोई अलग नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा आपको क्रिटिकली इन चीज़ों को देखना, क्योंकि आपका जो पेपर है बेसिकली वो आलोचना का है, ठीक है। सो छायावाद के कवियों की आलोचना दृष्टि क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। फिर कुछ थिंकर्स के बारे में इसमें आप इस पेपर में आपके पास ज़्यादा चीज़ें पूछी थी, क्योंकि जब आलोचना कौन करते हैं, आलोचना वो करते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं वो इंसान, और वो आलोचना दूसरों की कृतियों की कर सकते हैं। जो लेखकों ने रचनाएं लिखी है उनमें क्या कमियां हैं और जो चीज़ें हैं वो ये लोग बताते हैं। तो लोंजेनिस के प्रमुख आलोचना सिद्धांत कौन कौन से रहे। तो लोंजेनिस का क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपसे, 4-5 बार इसको पूछ लिया गया। 4-5 साल के पुराने पेपर देख लेते हो तब आपको पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मैंने सब कुछ देख के उसके बाद ये आपका वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड के काव्य चिंतन संबंधी अवदान का निरूपण कीजिए। ये भी बार बार पूछा गया। मैथ्यू आर्नोल्ड का क्वेश्चन 2-3-4 बार आया हुआ है, तो इसका रिपीटेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नई समीक्षा बार बार पूछा गया है। बार बार आपको या तो 10th नंबर क्वेश्चन जो आपका करना अनिवार्य होता है, ठीक है, वो करना आपको जरूरी है, तो इसमें आपको बार बार पूछा गया है, उसमें पूछ लिया। मनोविश्लेषणवाद भी आपको बार बार पूछा गया है, सो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन अपन क्वेश्चन के साथ में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इन क्वेश्चन का आंसर जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण आपका लोंजाइनिस का पूछते हैं। तो लोंजाइनिस के प्रमुख आलोचना संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख करिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। Just give a second, I have to change the pen. Okay, so मार्कर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। ग्रीन रख लेते हैं, चलो। सो लोंगिनस प्राचीन यूनानी काव्य का आलोचक माने जाते हैं। उनका ग्रंथ है ऑन दी सबलाइम, यानी उदात्तता पर, ठीक है, विश्व साहित्य में आलोचना का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। लोंगिनस का प्रमुख उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि महान साहित्य वह है जो पाठक के मन में सामान्य भाव नहीं बल्कि उदात्तता का भाव जगाए, यानी सब्लिमिटी का भाव जगाता हो। उनके हिसाब से साहित्य कौन सा ज़्यादा महान है, जो सब्लिमिटी का भाव पैदा करता हो, ठीक है। इसके बाद में वो आगे इसमें है कि उदात्तता वह शक्ति है जो काव्य को साधारण स्तर से उठाकर विलक्षण और अविस्मरणीय बना देता है। लोंगिनस साहित्य में सौंदर्य, प्रभाव और भावोत्तेजना तीनों का समन्वय देखते हैं, ठीक है। अब उदात्तता का सिद्धांत किसका है, आपने देख लिया लोंजाइनस का है। तो उदात्तता का सिद्धांत किस तरह का है, तो सब्लिमिटी किस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो लोंगिनस का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि महान साहित्य पाठक को उद्धृत भावानुभूति की स्थिति में पहुंचा देता है। उनके अनुसार साहित्य का लक्षण मनोरंजन नहीं बल्कि मानव मन को महानता की ओर ले जाना है। आचार्य शुक्ल भी कुछ इस तरह की बात करते हैं, वो लॉन्जाइनस यहाँ पे कर रहे हैं कि उदात्तता वह गुण है जो किसी रचना को कालजयी बना देता है, कि किसी काल में नहीं बांधे रख सकता, ठीक है। जिस तरह प्रेमचंद का गोदान आज उतना ही फेमस है जितना उस टाइम पे था, तो ये एक कालजयी रचना थी, ठीक है।
फिर उदात्तता के 5 स्रोत उन्होंने बताए कि लॉगिनस ने उदात्तता की उत्पत्ति में 5 प्रमुख कारणों से मानी है। ठीक है, पहला उच्च प्रकृति का भाव होना चाहिए। ठीक है, तीव्र भाव प्रवणता होनी चाहिए, अलंकार और कथन कौशल उनका अच्छा होना चाहिए, शब्द चयन भी अच्छे होने चाहिए और भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा रचना की संरचना भी जो है मैटर करती है। ठीक है, तो उच्च प्रकृति के भाव में जैसे महान भाव, उच्च विचार और नैतिकता की ऊंचाई आवश्यक है। तीव्र भाव प्रवणता मतलब सच्ची भावनाएं ज़्यादा होनी चाहिए, न कि कृत्रिमता की भावनाएं। जैसे कि आप सूरदास की कृति को पढ़ते हो, सूरदास की भ्रमर गीत सार को जब पढ़ा जाता है तो आप देखते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा भावनाओं का जो है बहुत ज़्यादा भाव प्रवणता उसमें पाई जाती है। तो उस तरह का साहित्य। ठीक है, इसके बाद अलंकार और कथन कौशल भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि उपयुक्त अलंकार, उपमा, रूपक, लक्षण आदि को वे महत्व देते हैं, लेकिन उनका अति प्रयोग का निषेध करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जैसे रीतिकालीन काव्य के जो कवि करते हैं कि अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बट उसमें कोई मीनिंगलेस है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो इस तरह जो आप ध्यान रखोगे इसका। इसके बाद आपको शब्द चयन, भाव, भाषा पर भी जो है ध्यान देते हैं, भाषा पर भी वो ध्यान देते हैं। ठीक है, कि शब्द चयन अच्छा होना चाहिए और आपकी जो है भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और ऊर्जा से भरी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो भाषा की जो विशेषताएं वो इस तरह की वो बताते हैं। ठीक है, रचना कैसी होनी चाहिए, रचना संरचना कैसी होनी चाहिए, वाक्य विन्यास, गति और शैली में उदात्तता होनी चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को। ये थोड़ा टेक्निकल पेपर है, तो आपको कुछ थिंकर पढ़ने पड़ेंगे, कुछ आलोचना की दृष्टि से आपको इस पेपर को तैयार करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, अदरवाइज पेपर जो है ईजी है, क्योंकि आपको इसमें कोई मतलब आपको कोई रचना ही नहीं पढ़नी है। रचनाओं की व्याख्या किस तरह करनी है, रचनाओं को किस दृष्टि से देखा जा सकता है, उस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव भी जो है वो जो बताते हैं कि व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। कि लॉन्गिनस का मानना है कि महान कृति महान व्यक्तित्व से ही निकलती है। उच्च नैतिकता, चरित्र की दृढ़ता तथा मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, ये सब साहित्य में प्रकट होते हैं। ठीक है, कल्पना की भूमिका भी साहित्य में वो बताते हैं कि वे कल्पना को साहित्य का प्राण मानते हैं। शक्तिशाली कल्पना पाठक के मन में चित्र उकेर देती है, उदात्तता उत्पन्न करती है। अलंकारों का संतुलित प्रयोग की वो सलाह देते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि जो उनका मानना है कि अलंकारों का संतुलित प्रयोग ही आवश्यक होना चाहिए, अनावश्यक रूप से अलंकारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो अलंकारों को वो महत्वपूर्ण बताते हैं, परंतु केवल भव्य भाषा और सजावट को उदात्त नहीं मानते। उनके अनुसार भाव और भाषा का यथार्थ सम्मिश्रण ही कृति को महान बनाता है। तो कृति की महानता का मापदंड क्या उनका, कि कृति कितनी रिलेवेंट है, कितना वो जमीन से जुड़ी हुई है, न कि उसमें कितनी अलंकारित भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो उसको जो है उदात्त नहीं मानते। उदात्तता का प्रभाव क्या होता है, तो उदात्तता के प्रभाव की बात करें तो लॉन्गिनस के अनुसार उदात्त साहित्य पाठक को मंत्रमुग्ध, विस्मित और भावानुकूल बना देता है। वह कृति में स्थायी रूप से बस जाती है। ठीक है, वह स्मृति में जो है पाठक की स्मृति में लॉन्ग टाइम तक जो है बनी रहती है। तो इस तरह लॉन्गिनस की जो आप आलोचना दृष्टि देख सकते हो, वो इस तरह की जो चीज़ें बोलते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि रस शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए रस चिंतन परंपरा का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो रस भारतीय काव्य शास्त्र का मूल और केंद्रीय तत्व है। ठीक है, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस को काव्य नाटक की प्राण शक्ति कहा गया है। ठीक है, रस का मूल अर्थ है अनुभूति का वह विशिष्ट रूप जो आस्वादन कराने के योग्य हो, अर्थात आनंद का विशिष्ट स्वाद हो। रस तभी उत्पन्न होता है जब साहित्य के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपस में मिलकर पाठक या दर्शक के मन में आनंदानुभूति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे क्या लाइन पढ़ी जा रही है। ठीक है, इसके बाद रस का मूल शब्द रस है, जिसका अर्थ है स्वाद लेना, अनुभव करना और तृप्त होना। काव्य में रस का रस वह आनंद है जो पाठक को सामान्य अनुभव से ऊपर उठा देता है। भरत ने कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारेण संयोगिता दृश निष्पत्ति। तो ये इस तरह का उनका कथन है। ठीक है, तो रस चिंतन की परंपरा कैसी रही है, तो भारतीय काव्य सौंदर्य परंपरा में रस चिंतन का विकास अनेक आचार्यों ने किया है। इसमें बहुत सारे आचार्यों का योगदान रहा, जैसे कि भरत मुनि का रस सिद्धांत, रस मूल सिद्धांत जो इसमें आ जाता है। भरत मुनि ने पहली बार रस को एक वैज्ञानिक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार नाट्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, रस की निष्पत्ति। उन्होंने 8 रस बताए थे, श्रृंगार, करुणा, वीर, अद्भुत, रौद्र, भयानक, विभत्स और हास्य रस। इन रसों का उल्लेख आप जो है आंसर के अंदर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद होंगे वैसी चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है चीज़ें। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त का एक दूसरा सिद्धांत है रस को ब्रह्मानंद का रूप देना, है ना। तो अभिनव गुप्त ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर बोला है। उनके अनुसार रस आनंद एक आध्यात्मिक अनुभव है, ठीक है, जो व्यक्ति को लौकिक सीमाओं से ऊपर उठा देता है। उनके द्वारा रस सिद्धांत अत्यंत विकसित रूप में प्रस्तुत हुआ।
ठीक है। इसके बाद भट्ट लोग भी एक जो है रस निष्पत्ति रस सिद्धांत पर बोलते हैं। भट्ट लोग का कौन सा, रस को जनन प्रक्रिया मानते हैं। इन्होंने कहा कि रस पात्र में जन्म लेता है और दर्शक उसे केवल अनुभूत करता है। तो रस का जन्म किस में होता है, पात्र के अंदर जन्म होता है, मतलब रचना के पात्र के अंदर, किंतु जो दर्शक होता है वो केवल उसको अनुभव ही करता है। ठीक है। एक शंकु का है, शंकु का अनुमान प्रधान सिद्धांत है। अनुमान प्रधान सिद्धांत में वो बोलते हैं कि शंकु के अनुसार रस एक प्रकार का क्या है, अनुमान है। रस भाव, रस पात्र के भावों का अनुमान करके रस का अनुभव करता है। इसके बाद भट्ट नायक का 3 स्तरों का रस आता है, उसके बारे में वो क्या बोलते हैं, भट्ट नायक ने रस को भोग भाव और प्रतीति में विभाजित किया। उनके अनुसार रस न तो केवल पात्र में है और न ही केवल दर्शक में, बल्कि दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है। तो इनकी अलग अलग अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। आप 2-3 को लिखोगे तो एग्जाम में तो आपको जो है आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो कोई कह रहा है कि पात्र में है, कोई कह रहा है दर्शक अनुभव कर पाता है, कोई कह रहा है कि भोग भाव प्रतीति में विभाजित किया है, और रस जो है एक्चुअल में न तो किसी पात्र में है न केवल दर्शक में, बल्कि ये तो संयोग की उत्पत्ति है। ये भट्ट नायक जी बोलते हैं। ठीक है। विश्वनाथ का भी एक अपना सिद्धांत है, रस ही काव्य की आत्मा है। उन्होंने ऐसा कहा। तो विश्वनाथ ने कहा कि रसात्मकतम व काव्यम, रसात्मकम व काव्यम, अर्थात काव्य वही जिसमें रस हो, जिसमें रस नहीं हो उसको उन्होंने काव्य माना ही नहीं है। ठीक है। तो रस परंपरा का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो रस चिंतन भारतीय काव्य शास्त्र की सबसे समृद्ध परंपरा है। इनका मैंने मतलब है कि किसी रचना में क्या अर्थ है, क्या रस निहित है उसके अंदर, है ना, पढ़ने के बाद क्या उत्पत्ति होती है उससे। ठीक है। तो ये सिद्धांत काव्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक आनंद का माध्यम भी मानता है। तो ये आपका रस सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको 4-6 आचार्य बताए इसमें, उनके थिंकर, उनकी विचार क्या थे वो बताया है आपको, है ना, चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। रिकॉल करवाना ही इस लेक्चर का उद्देश्य है, और आप इस वीडियो को बार बार जब रिपीट कर जाओगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बस जाएंगी और कल तक आपको आराम से याद रहेंगी और आप आराम से लिख पाओगे इसको। ठीक है। इसके बाद वापस आते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है। तो सहृदय भारतीय काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। हृदय यानी दिल, और सहृदय यानी वह व्यक्ति जिसका हृदय कवि या कृतियों के भावों के प्रति संवेदनशील हो, अर्थात सहृदय वह काव्य रस का सही रूप से आस्वादन कर सके। मतलब सहृदय वह है जो काव्य रस का क्या कर सके, सही रूप से आस्वादन कर सके। ठीक है। इसके बाद सहृदय की आवश्यक योग्यताएं क्या होती है, तो आवश्यक योग्यताएं होती है, पहला संवेदनशील हृदय होना चाहिए, कि इमोशनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है। कि सहृदय का मन भाव प्रदान होता है। ठीक है। करुणा, प्रेम, सौंदर्य बोध और संवेदना विकसित होती है। ठीक है। उसमें कल्पनाशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है। तो काव्य में निहित प्रतीक, ध्वनि और रूपकों की व्यंजना को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर कल्पना का गुण हो। जो कल्पना ही नहीं कर सकता है वो आदमी जो है उस चीज़ को, वो सहृदय नहीं हो सकता। एक गणित का प्रश्न हल करने वाला, गणित के प्रश्न को हल करने में महारथी इंसान, उसके अंदर कल्पना का गुण शायद इतना नहीं होगा जितना कि साहित्य वाले व्यक्ति में होता है। ठीक है। तो बात उसी तरह की है। तो कल्पनाशीलता होनी चाहिए सहृदय होने के लिए। ठीक है। इसके अलावा पूर्व अनुभव और ज्ञान भी होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति सहृदय होता है। जैसे कि पूर्व अनुभव का मतलब कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जो उनके जीवन में पहले घट चुकी है, तो वो ज़्यादा भावानुभव या सहृदय व्यक्ति हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद सहृदय व्यक्ति के अंदर साहित्यिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान होता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अविकसित मनोविकारों से मुक्त होना, जैसे कि आचार्य मम्मट के अनुसार सहृदय व्यक्ति के मन में द्वेष, क्रोध, लोभ जैसे विकार कम होते हैं, तभी वह साहित्य का निष्पक्ष रूप से आनंद ले सकता है। ठीक है। लालची व्यक्ति साहित्य का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि वो साहित्य के अंदर भी लालच ढूंढता है, तो वो साहित्य का जो है बेसिकली आस्वादन नहीं कर सकता, साहित्य से लाभ नहीं ले सकता। ठीक है। तो सहृदय के संदर्भ में प्रमुख आचार्यों का क्या मत रहा है, तो उनको सुनिए। ठीक है। तो भरत का क्या मत रहा है, तो भरत ने कहा कि सहृदयता को रस का उपभोक्ता माना है। तो भरत ने सहृदय को वह माना जो रस को अनुभव कर सके। रस कृति में होता है, परंतु उसकी अनुभूति सहृदय के भीतर जन्म लेती है। ठीक है। तो रस तो कृति में होता है, बट कृति कैसी भी हो, कोई उसको आस्वादन करने वाला ही नहीं हो, तो उसके वो प्रॉब्लम किसके अंदर है, तो उस व्यक्ति की सहृदयता में अंतर है कि उसको वो समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। तो इस तरह जो भरत मुनि कहते हैं कि सहृदय को रस का उपभोक्ता बोला है। ठीक है। तो दूसरा है आनंदवर्धन की क्या विचारधारा है, ध्वनि और सहृदय दोनों ही होनी चाहिए। तो आनंदवर्धन ने कहा कि ध्वनि काव्य का सौंदर्य वही समझ सकता है जो सहृदय हो। दूसरा, अभिनव गुप्त का भी अपना विचार है, सहृदय और सामंजस्य हो। अभिनव गुप्त के अनुसार सहृदय का मन काव्यों के भावनाओं
से तादात्म्य कर लेता है, वह पात्र के सुख दुख को अपना मानकर अनुभव करता है। जैसे कि मोहन राकेश की रचना आषाढ़ का एक दिन, उसके अंदर कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि उसको पढ़ने के दौरान ही जो सहृदय व्यक्ति होता है उसके अश्रुओं से जल निकलने लगता है, मतलब आंसू निकलने लगते हैं। तो उसकी सहृदयता का वो प्रमाण है कि वो एक व्यक्ति सहृदय है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर पढ़ते हुए भी अगर आपको फील नहीं होता कि उस पात्र की मनोदशा क्या है, उस पर क्या गुजर रही है, तो आप सहृदय व्यक्ति शायद उतने नहीं है जितने कि पहले वाला। ठीक है। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद जो है उनका भी एक मत है कि सहृदय का आध्यात्मिक पक्ष होना चाहिए, सहृदय के आसपास जो है उनका आध्यात्मिक पक्ष होना चाहिए। जैसे कि विश्वनाथ ने सहृदय को वह व्यक्ति कहा जिसका हृदय पवित्र, संवेदनशील और सौंदर्य बुद्धि से युक्त हो। ठीक है। तो सहृदय क्यों आवश्यक है? क्योंकि काव्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता, बल्कि वह तभी पूर्ण होता है जब कोई सहृदय उसे समझता है। तो कोई रचना अपने आप में फेमस थोड़ी होती है, उसको पढ़ने वाले, उसको आस्वादन करने वाले, उसको समझने वाले अगर उसको ठीक से समझ पाए तो ही जो काव्य सफल हो पाता है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या रहता है इसका, सहृदय परंपरा का या सहृदयता का क्या अर्थ है? सहृदयता की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि साहित्य का रस आस्वादन केवल बौद्धिक नहीं बल्कि हृदयगत और अनुभव आधारित प्रक्रिया है। सहृदयता साहित्य की आत्मा को स्पर्श करने की क्षमता जो है प्रदान करती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद ध्वनि सिद्धांतों की प्रमुख स्थापनाओं का विचार कीजिए। इस पर विचार करना है ना। इस पर अपन मार्केट थोड़ा चेंज कर लेते ताकि जो है एक अच्छा मैसेज रहेगा दिमाग के अंदर। ठीक है। तो ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पर विचार कीजिए। तो ध्वनि सिद्धांत पर क्या विचार रहे हैं? तो ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि लोक में किया। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य का वास्तविक सौंदर्य व्यंजना में है, न कि शब्दों के प्रत्यक्ष अर्थ में। ठीक है। तो साहित्य का वास्तविक अर्थ किसके अंदर है? साहित्य का वास्तविक अर्थ है उसकी व्यंजना में, न कि शब्दों के प्रत्यक्ष अर्थ में कि शब्द क्या दर्शा रहे हैं। ठीक है। सजेशंस क्या है उस रचना के। ठीक है। मुख्य स्थापना क्या है? तो पहला है कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ध्वनि ही क्या है? काव्य की आत्मा है। तो आनंदवर्धन कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, काव्यस्य आत्मा ध्वनि है। ठीक है। अर्थात काव्य ही आत्मा की ध्वनि है क्योंकि वही पाठक के मन में गहरे अर्थ, भाव और रस उत्पन्न करती है। ठीक है। 3 प्रकार की होती है ये। ठीक है। उन्होंने ध्वनि को तीन भागों में बांटा। कौन कौन सी? वस्तुनिष्ठ, फिर अलंकारिक और आती है रसध्वनि। और रसध्वनि को ही उन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया कि वस्तु ध्वनि किस तरह की, कि जहाँ किसी वस्तु या कथ्य के पीछे छिपा अर्थ संकेतित होता है। ठीक है। अलंकारिक ध्वनि कैसी होती है? जहाँ किसी अलंकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ प्रकट होता है। ठीक है। और जहाँ प्रत्यक्ष रस ध्वनि में क्या होता है कि जहाँ प्रत्यक्ष अर्थ से ऊपर उठकर रस का विशिष्ट अनुभव प्रकट होता है। ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्वनि और वक्रोक्ति का संबंध, ध्वनि और वक्रोक्ति का संबंध भी जो है उसमें होना चाहिए। तो इसमें क्या बोलते हैं वो, इसमें है कि ध्वनि सिद्धांत वक्रोक्ति यानी ओब्लिक्यू एक्सप्रेशन पर आधारित है। ध्वनि सिद्धांत वक्रोक्ति पर आधारित है। कवि प्रत्यक्ष नहीं कहता बल्कि संकेतों में कहता है जिसे पाठक स्वयं अर्थ खोजता है। ठीक है। चौथा है ध्वनि और सहृदय का संबंध होना चाहिए। तो ध्वनि केवल सहृदय ही अनुभव कर सकता है, सामान्य पाठक नहीं। संकेतों को समझने के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी ध्वनि की श्रेष्ठता। तो ध्वनि की श्रेष्ठता, ध्वनि को उपमा, रूपक, यमक आदि अलंकारों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह भावनाओं की गहराई उत्पन्न करती है। तो फिर आता है सिक्स्थ की कवि की प्रतिभा का प्रमाण भी है। ठीक है। तो कवि की मौलिकता और सृजन शक्ति को दर्शाती है। कवि कम शब्दों में अधिक को व्यक्त कर देता है। ठीक है। सातवां है आपका रस ध्वनि और रस का संबंध। ठीक है। तो ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण रूप रस ध्वनि है। ठीक है। काव्य में रस का उत्कर्ष तभी होता है जब अर्थ प्रत्यक्ष न होकर व्यंजित हो। ठीक है। तो अर्थ अगर जो कवि सीधी बात कह दे रहा है और वो वही बात कहना चाह रहा है तो वो थोड़ा सा उसमें रस आ नहीं रहा। बट अगर आप उस चीज़ को किसी अलग लैंग्वेज में बोलोगे तो शायद उसका जो अर्थ प्रभाव जो ज़्यादा उत्पन्न होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो निष्कर्ष जब पढ़ेंगे तो निष्कर्ष में यह है कि ध्वनि सिद्धांत ने साहित्य को नए सौंदर्य चिंतन की दिशा दी। जैसे कि आप समझो ना कि एक रीतिकालीन काव्य का एक दोहा है जिसमें कहते हैं कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिजत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो तो बात सीधी है बट उसको जिस तरह बोला गया है उससे रस प्रभाव उत्पन्न हो रखा है। ठीक है। तो इस तरह ध्वनि सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य ये है कि रस की निष्पत्ति जो है पाठक जो दर्शक है वो पाठक खुद करता है जो है ना। इस तरह की बात है। तो ये बेसिकली क्या है, ध्वनि सिद्धांत ने साहित्य को नए सौंदर्य चिंतन की दिशा दी। ये सिद्धांत बताता है कि कविता का असली आनंद उसके अनकहे में है,
कि जो कहना न पड़े और जो समझ में आ जाए उसमें आनंद है, अर्थात जो कहा नहीं गया वही सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कह करके तो फिर क्या ही प्रभाव डालोगे, है ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी आती है छायावादी कवियों की आलोचना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो छायावाद हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, ठीक है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा केवल कवि नहीं बल्कि उत्कृष्ट विचारक और आलोचक भी थे। उनकी आलोचना दृष्टि अत्यंत मौलिक और संवेदनशील है। उनकी आलोचना दृष्टि कैसी है? अत्यंत मौलिक और संवेदनात्मक है, ठीक है। तो पहला छायावादी कवि क्या अपनी रचनाओं में किस पर जोर देते हैं? मानवतावाद और व्यक्तिवाद पर वो जो है जोर देते हैं, ठीक है। सो इसमें वो क्या बोलते हैं? छायावादी आलोचक मन की गहराइयों, उसकी भावनाओं और अनुभूतियों को काव्य का मूल मानते हैं, ठीक है। मतलब मानव मन की गहराई को वो तराशते हैं, उसकी भावनाओं और अनुभूतियों को उसका काव्यों का जो मूल मानते हैं। उनके अनुसार कविता बाहरी घटनाओं की नहीं, अंतर चेतना की जो है अभिव्यक्ति है। मतलब इंसान के मन के अंदर चलने वाले जो उथल पुथल है, उसकी जो मनोभावना है, उसकी जो है बेसिकली क्या अभिव्यक्ति है, न कि बाहरी घटनाओं का ब्यौरा, ठीक है। इसके बाद सौंदर्य का भावात्मक दृष्टिकोण भी उनके अंदर है। उनके लिए सौंदर्य कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हृदय की अनुभूति है। उनकी आलोचना में भाव प्रदान सौंदर्य बोध दिखाई देता है, ठीक है। प्रकृति और मन का सामंजस्य भी, अब कोई मन के अपने स्वयं के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति प्रकृति में एक आनंद की अनुभूति करता है। तो छायावादी प्रकृति को मन की अभिव्यक्ति मानते हैं। आलोचना में प्रकृति को प्रतीक, माध्यम और साथी के रूप में देखा गया है। तो छायावादी जब रचनाओं की आप रचनाएं पढ़ते हो तो कैसा लगता है कि जैसे कोई वो प्रकृति से बात कर रहे हो या किसी अज्ञात से बात कर रहे हो, तो वो एक प्रकृति ही है, ठीक है। तो प्रकृति उनके बहुत नज़दीक है। तो ये चीज़, आप प्रकृति को अपना साथी मानते हैं, प्रतीक मान करके अपनी रचनाएं करते हैं और उसका अपना मीडियम भी मानते हैं, ठीक है। प्रतीकवाद और रहस्यवाद भी जो छायावाद की रचनाएं होती है उनके अंदर दिखता है। रहस्यवाद का मतलब है कि जो छुपा हुआ अर्थ है, कि वो जो रचनाएं कर रहे हैं वो उनको ही समझ में आ रही है या फिर वो जब उनका एक्सप्लेनेशन देता है समझ में आए, ठीक है। तो प्रतीक है बेसिकली, मतलब संकेत करके छोड़ देते हैं ऐसा। तो छायावादी काव्य में प्रतीक और रहस्य व्यापक है। इसी आधार पर उनकी आलोचना दृष्टि भी गूढ़ अर्थों और व्यंजनाओं को महत्व देती है, ठीक है। अध्यात्म और आध्यात्मिक सौंदर्य भी जो उनकी रचनाओं में दिखता है। तो मौलिकता के साथ साथ अध्यात्म छायावादी काव्यों का मुख्य आधार है। महादेव वर्मा ने कविता को आत्मा की अभिव्यक्ति बोला है, ठीक है। तो महादेव वर्मा ने तो कविता को क्या कहा है? आत्मा की अभिव्यक्ति। भाषा शैली पर दृष्टि डाले उनकी, तो निराला और प्रसाद ने भाषा को लय, संगीत और भावों से जोड़ा, ठीक है। उनकी आलोचना में भाषिक सामर्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान मिला। काव्य में संगीत, तो छायावादियों के अनुसार काव्य में संगीतात्मकता आवश्यक है। मतलब रचना इस तरह की तारतम्यता में बंधी हुई हो कि उसमें संगीतात्मकता का जो है स्वर भी दिखाई दे, ठीक है। यह उनकी आलोचना में स्पष्ट दिखाई भी देता है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या रहा फिर इनका? निष्कर्ष ये रहा कि छायावादी आलोचना दृष्टि भाव, अनुभूति, प्रतीक, रहस्य और सौंदर्य के समन्वय पर आधारित है। यह कविता व्यक्ति को आंतरिक यात्रा बनाती है, ठीक है। देखो एक पॉइंट आपको यहाँ बताता हूँ मैं, कि अगर आपको जैसे कि क्वेश्चन ज़्यादा लंबे चौड़े हैं ना, तो उसमें क्या करोगे आप? इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और उसका लास्ट का निष्कर्ष पढ़ लोगे। निष्कर्ष पढ़ने के बाद भी आपको है जो बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और आप उसमें जो आप अपना ठीक ठाक आंसर लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड का कथन बार बार पूछा गया, इसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है अभी, इसके बाद जो है उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे आप। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के काव्य चिंतन संबंधी योगदान का निरूपण कीजिए। तो मैथ्यू अर्नोल्ड 19वीं शताब्दी के महान अंग्रेजी आलोचक थे। क्या थे ये? महान अंग्रेजी आलोचक थे, ठीक है। जस्ट गिव अ सेकंड। हाँ, उन्होंने आलोचना को समाज और संस्कृति से जोड़कर देखा। उनके अनुसार साहित्य मनुष्य के नैतिक और सांस्कृतिक विकास का माध्यम है। टचस्टोन विधि, मैथ्यू अर्नोल्ड के काव्य चिंतन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। उनकी अलग अलग विधियां रही है, क्योंकि वो आलोचक रहे हैं, तो आलोचकों की अपनी अपनी टेक्निक होती है किसी भी रचना को जज करने की या फिर उस पर कोई निष्कर्ष देने की। तो इनकी है टचस्टोन विधि मैथ्यू अर्नोल्ड की। नेट जार में भी इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि टचस्टोन विधि किसकी है, किस आलोचक की है, तो आप टचस्टोन विधि है मैथ्यू अर्नोल्ड की। तो अर्नोल्ड का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि टचस्टोन विधि, जिसमें श्रेष्ठ कविताओं की पंक्तियों को मानक मानकर साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। कविता का उद्देश्य क्या है? जीवन की आलोचना। अर्नोल्ड ने कहा कि कविता जीवन की उच्चतर आलोचना है। कविता मनुष्य को मार्गदर्शन देती है, ठीक है। नैतिक समर्थन भी वो करते हैं, नैतिकता का समर्थन, कि अर्नोल्ड मानते हैं कि अच्छा साहित्य नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। नैतिक आदर्श साहित्य की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। उच्च गंभीरता, हाई सीरियसनेस भी अर्नोल्ड के इसमें दिखती है कि उनकी आलोचना में, कि यह उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। वे कहते हैं कि महान काव्य में गंभीरता, उद्देश्य बोध और संवेदनात्मकता की गहराई होनी चाहिए,
संस्कृति और साहित्य का संबंध भी जो है वो अपनी आलोचना दृष्टि के माध्यम से कविता में ढूंढते हैं कि अर्नोल्ड के अनुसार साहित्य संस्कृति को प्रेषित करता है, मतलब साहित्य जो है संस्कृति में जो बुराइयां होती हैं उनको जो है फिल्टर करता है। उन्होंने आलोचना को सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का साधन माना। तो निष्पक्ष मूल्यांकन वो करते हैं, ठीक है, निष्पक्ष मूल्यांकन वो करते हैं। वे कहते हैं कि आलोचक को व्यक्तिगत पसंद को छोड़कर निष्पक्ष रूप से कृति का मूल्यांकन करना चाहिए। कि आलोचक को क्या करना चाहिए कि व्यक्तिगत पसंद को छोड़कर जो है निष्पक्ष मूल्यांकन जो है करना चाहिए रचनाओं का। तो निष्कर्ष तक क्या कह सकते हो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने कविता को समाज, संस्कृति और नैतिकता से जोड़कर आलोचना को नई दिशा दी। तो इस प्रकार इस वीडियो में अपन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक वीडियो और आएगा आपके पास में, उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो है आपके उनको मैं डिस्कस कर दूंगा। ये 2 ही वीडियो आपके केवल MSD 05 में होंगे और इसके बाद आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको ये PDF निःशुल्क दे दी जाएगी, ठीक है। टिल देन रिवाइज करिए इस वीडियो से रिवाइज करोगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज PDF से रिवाइज करोगे आपको कई घंटे भी, मतलब एक घंटा 2 घंटा भी लग जाएगा। सो इट्स बेस्ट वे टू रिवाइज फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।